स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th वाले का जो चैप्टर्स ग्रेविटेशन चल रहा है आप लोग के सामने। ग्रेविटेशन हमने बताया था कि ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है। ग्रेविटेशन के बारे में जो आपने पढ़ा वो अभी कल पीछे हमने पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ अपनी ओर खींचती है या कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, खींचने की जो प्रोसेस है वो ग्रेविटेशन के नाम से आता है। और कोई भी अर्थ है या प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट हो, वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है तो उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। मतलब अपने अपने ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है। इस बात पे हम कल अच्छी तरीके से कर लिए थे डिस्कशन। उसके बाद जो अपने डिस्कशन करने के बाद हमने कैपिटल जी की वैल्यू निकाल लिया था, जिसकी वैल्यू 6.673 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुआ था। ऐसा यूनिट क्यों था ऐसा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इसको आप रट्टा लगा लो, एकदम से रट्टा लगा लो, रट लो, ये बहुत काम का चीज़ है। आफ्टर दैट हमने बोला था कि ये एक न्यूमेरिकल है, जो न्यूमेरिकल आपको फोर्स के ऊपर सॉल्व करने हैं। वो फोर्स भी क्या था वो भी हमने आपके सामने रख लिया था कि जो फोर्स था वो F बराबर G/m/r² या d के स्क्वायर के बराबर होता है। इस फोर्स को पढ़ने के बाद आपने उसको निकालने की कोशिश किया होगा। हो सकता है किसी किसी बच्चे से निकला हो, किसी से नहीं निकला हो। तो आपका अगर मल्टीप्लिकेशन सही है तो 100% आपका आंसर सही आएगा। न्यूमेरिकल पे चर्चा हम करेंगे, सारे न्यूमेरिकल आपके सामने सॉल्व करेंगे, लेकिन आप ट्राई उस मेथड से तो कर ही लिए होंगे। ठीक है, कौन सा मेथड था आपके सामने, तो मैंने बोला था कि F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बाई d स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। इसके अंदर आप फॉर्मूला लगा के जितने भी 10 वाली वैल्यू है उसको एक तरफ और विदाउट 10 वाली वैल्यू को एक तरफ करने हैं। और लग रहा है कि आपने उस चीज़ को यूज़ किया होगा, क्योंकि आज एक बच्चा सामने आके बोला कि मैंने यूज़ किया सर, लेकिन आंसर निकालने में दिक्कत हुआ। तो उसका एक्चुअल में डिवाइड का प्रॉब्लम था। बच्चे घबरा क्यों जाते हैं, क्योंकि ऊपर का वैल्यू मान लो 28 के पास समथिंग 7-8 डिजिट में आया और नीचे वैल्यू 147 कुछ आया। अब यहाँ का डिजिट कम है, घबरा जाता है। अरे भैया, जब डिजिट कम हो, नहीं लग रहा हो डिवाइड, तो डेसिमल डाल के एक जीरो डाल दिया करो। ऐसी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सॉल्व आउट कर लिया करो ना, एंड देन फिर डिवाइड करो। हाँ, कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कीजिए, क्योंकि आपके पेपर में कैलकुलेटर को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाने दिया जाएगा। ठीक है, सो आप अगर अभी निकालना शुरू करेंगे, मतलब मैन्युअली सॉल्व करके, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सो ट्राई कीजिए, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आती है सॉल्व करने में, बाकी तो हम सॉल्व करेंगे ही न्यूमेरिकल। तो जो पॉइंट है जहाँ पे आज हमें डिस्कस करना है, वो पॉइंट हमारे सामने है इम्पोर्टेंस, है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब ग्रेविटेशन एक प्रोसेस है, तो भाई इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है कि ग्रेविटेशन के कारण से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो ग्रेविटेशन के कारण क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसके ऊपर हमने आपको बता रखा है। और आप भी इसको अगर हम अभी अर्थ के ऊपर खड़े हैं और ये अर्थ पे खड़े इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी हमें खींच रही है, अर्थ हमें अपनी ओर खींच रही है। ठीक है, दान हम इस पर खड़े हैं, स्टैंड है। नहीं तो हम, अगर इसका ग्रेविटी नहीं होता तो हम इस पर चल भी नहीं पाते। कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ नहीं गिरता, हो सकता है ऊपर की तरफ जाता। हाँ, तो ये 4 पॉइंट्स है जिसको आप याद कर लेना है। क्या कह रहा है कि द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, ये जो ग्रेविटेशन है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण अर्थ की तरफ हमें बांध के रखता है, हम उसके साथ बंध के रखे हैं, या ऑल ऑब्जेक्ट उसके साथ बंध के रहता है। अगर मान लो सपोज दैट कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अभी अर्थ के पास है और मान के चलो यहाँ पे मून है। ठीक है, अब इसको हम अगर किसी तरीके से उसको फेंक के इसके ग्रेविटी में फेंक दे या इसे ग्रेविटी से पार करा दे, तो ये दूसरे मतलब प्लेनेट के पास जो है ना मूव करते हुए उस वाले प्लैनेट के ग्रेविटी में आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के साथ अगर बंध के है या वहाँ पे हम जा पाते हैं या हम कोई चीज़ भेज पाते हैं, तो ये ग्रेविटी के ही यूज करके भेजते हैं। ठीक है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण से मून जो है चारों तरफ घूम पाती है ना, अराउंड द अर्थ।
थर्ड पॉइंट है द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, मतलब कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। आपने देखा जितने भी 8-9 प्लैनेट्स हैं सब सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, सन और मून के बीच में जब आता है तो एक डिस्टेंस के कारण ही टाइड्स उत्पन्न होते हैं, है ना, मतलब लहरें आती है समुद्र के अंदर। ये भी बात आपको अच्छी तरीके से पता है। तो 4 बातें जो आपको लिखने पड़ सकते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है ना। कोई भी, ये छोटा ये ऑब्जेक्ट है, ये भी हमें खींच रहा है, हम इसको खींच रहे हैं, हमें अर्थ खींच रही है, हम अर्थ को खींच रहे हैं, ऑब्जेक्ट अर्थ को खींच रहा है, लेकिन सब किधर जाएंगे, जिसका मास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसी कारण से ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूछा जाएगा। लॉ क्या था, तो जो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के, दोनों के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और उसके बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो फोर्स। तो लॉ था, लॉ याद कर चुके हैं हम। ये 4 बातें इस पे याद कर लिए होंगे। अच्छी तरीके से नहीं याद किए तो इसको लिख लो, नहीं याद किए हैं तो इसका इम्पोर्टेंस, ये 4 पॉइंट्स है, ये याद कर लीजिए, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब हम समझते हैं फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? फ्री फॉल होता क्या है? फ्री फॉल का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे गिरती है ना, और वो एलोन गिरती है। तो फ्री फॉल का क्या मतलब है? तो आप इसको जब पढ़ लेना इसको, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स एलोन वी से दैट द ऑब्जेक्ट आर फ्री फॉल। मेरे पास फ़ोन है ये, और ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को अगर हम नीचे गिरेंगे ना तो दोनों सेम टाइम में गिरेगा। अगर कोई हमारे पास पेपर है, ये पेपर और ये दोनों अगर हम एक टाइम में छोड़ेंगे फ्री फॉल गिरेगा। कॉन्सेप्ट यही है सिर्फ कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ अपनी ओर खींचती है, सब पे सेम फोर्स लगाती है, तो क्या ये छोटा ऑब्जेक्ट, ये जो छोटा ऑब्जेक्ट है, ये जो बड़ा ऑब्जेक्ट है, मतलब इसकी वेट कम है, इसकी वेट ज़्यादा है, मतलब इसकी मास कम है, इसकी मास ज़्यादा है, फिर भी दोनों एक ही टाइम में गिरेगा। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल का सिंपल सा मतलब, सिंपल सा फंडा ये है, इसका मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है या जो ग्रेविटी लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता होगा। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि दोनों को एक ही फोर्स नीचे खींच रही है, तो इसमें तो इसका फोर्स आया ही नहीं, है ना, मतलब इसका इन दोनों के बीच का जो मास है वो तो आया ही नहीं। तो सिंपल सी बात है। अब हम देखते हैं कि कैसे ये मास नेगलेक्ट हो जाता है इन दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि पता है अभी तक पता है, हाँ ठीक है फ्री फॉल होता है। देख भी लेते हैं आपको देखना है, जब कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है ना, और मान के चलो आप लिफ्ट के धागे को हम कट कर देते हैं, कट करने के बाद आप वेट मशीन पे खड़े रहो, दोनों साथ गिरोगे तो आपका वेट जो है देखना 0 हो जाएगा, फ्री फॉल हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट के साथ खींच रहे, दोनों पे सेम लग रहा है, ठीक है। अब हम उसको प्रूव करेंगे कैसे मास उसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। करंट change in the velocity falling object while falling there is no change in the direction motion of the object, but due to the earth's attraction there will be the change in the magnitude of the velocity. Any change in velocity involves acceleration. Whenever an object falls towards the earth an acceleration is involved. This acceleration is due to the earth gravitational force. Therefore this acceleration is called the acceleration due to the gravitational force, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। इट इज डोनेटेड बाय स्मॉल जी, एंड जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसी जी की बात कर रहे थे। अभी इस जी की हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कैसे मास को निगलेक्ट कर देता है। वी नो, है ना, फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो ध्यान से, अगर हम कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, लेट द मास ऑफ द स्टोन इन 9.2 बी द मीटर, वी ऑलरेडी, मतलब एक्टिविटी है, ऑलरेडी देयर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम जरा देखते हैं, बहुत हो गया ये चीज़ें। तो मैं मान लेता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट का हम एग्जाम्पल ले लेते, ले लो ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल लेंगे, फिर ध्यान सब समझिएगा। आइए यहाँ पे इस जगह पे हम एक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो फ्री फॉल को समझने के लिए हम इस बात को पहले समझ लेते हैं कि फ्री फॉल है क्या, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फ्री फॉल समझ रहे हैं
क्या है ये चीज़ें, ध्यान से देखो। आपको पता है कि F जो होता है ना, आपको क्या पता है, F जो है वो क्या है, फोर्स, ठीक है। तो अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो F बराबर होता है m इंटू जी, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी की बात होती है। ये फोर्स उसी जगह से आया है, m इंटू ए से। ए वो था जब ज़मीन पे कोई चीज़ चल रहा था, है मोशन में, हम लोग वो चीज़ पढ़े थे। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जहाँ पे आया, जो चीज़ नीचे और ऊपर फेंका जाता है उस चीज़ में हमेशा जी की वैल्यू स्मॉल जी लेंगे ए के जगह पे। तो ये फोर्स है F इक्वल्स टू एम इंटू जी। एक चीज़ तो हमने ये पढ़ा। दूसरा बात हमने पढ़ा अभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर F बराबर हमने पढ़ा कैपिटल जी और अर्थ का मास और कोई भी ऑब्जेक्ट का मास, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर होगी बातें, ये बातें हमने पढ़ा। ये सेकेंड इक्वेशन है। चूंकि दोनों ही फोर्स है ना, तो दोनों फोर्स को हम एक जगह पे रख लेते हैं इकट्ठा। तो रखिए भाई, अगर 1 के बराबर में 2 को रखा जाए तो क्या होगा बताइए, m इंटू जी, दोनों m इंटू जी, और ये वाला क्या हो जाएगा, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में डी स्क्वायर। अब आ गई बात यहाँ पे कि सेम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फोर्स m इंटू जी है और यहाँ पे जी एम एम डी स्क्वायर। ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है ना मास इंटू, मतलब मेरे ही ऊपर, मान के चलो मेरे ऊपर जो फोर्स है मास एंड जी, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो रहा होगा, और मान लीजिए F बराबर जी एम एम बाई डी स्क्वायर, क्योंकि मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब हम ऑब्जेक्ट सेम है तो हम इस ऑब्जेक्ट को हटा सकते हैं। तो अब सिंपल सी बात है कि जी जो लग रहा है ना, कैपिटल जी एम डी स्क्वायर, डी मतलब रेडियस, रेडियस का स्क्वायर अर्थ के केस में अगर हम देखते हैं तो ये देख लीजिए, ये किसी भी प्लैनेट पे लगने वाला ग्रेविटी है, किसी भी प्लैनेट पे लगने वाला ग्रेविटी है। अगर ये जी की बात करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये अर्थ के लिए भी जो अर्थ का मास है वो डालेंगे। अगर मून पे निकालना है तो मून का मास डाल दो, ठीक है। अगर मान लीजिए प्लेट नेपट्यून और जो भी 9 प्लैनेट है सबके मास डालते जाइए, आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकलता जाएगा, जी की वैल्यू निकलता जाएगा। क्लियर होगी ना। तो हमें देखा क्या कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसमें मास तो कहीं आ ही नहीं रहा उस ऑब्जेक्ट का। तो जब मास नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि दिस इज फ्री फॉल, है ना, मास का कोई रोल नहीं है। क्लियर होगी बातें। जब मास का रोल नहीं है, यहीं पे फ्री फॉल आपको डिफाइन होता है। तो ये देखो यहाँ पे ये चीज निकाला है, कह रहा है वेयर एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, एंड m इंटू जी को बराबर रखा, g बराबर जी एम एम आर स्क्वायर हो गया। अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर एज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब अर्थ तो परफेक्ट स्फीयर नहीं, आपको भी पता है, चिपता हुआ है। तो उसका जो रेडियस है, डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट पे, मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर इक्वेटर पे चले जाए, कहीं और चले जाए, तो उस जगह पे हमारा क्या होगा, उसका रेडियस कम हो जाएगा। तो हो सकता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में मतलब वेरिएबल है तो हमारा वेट चेंज हो सकता है वहाँ पे, है ना। तो इसलिए करा इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल दैन द इक्वेटर फॉर मोस्ट। इस केस को ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा इस बात को, ठीक है, अंडरलाइन करना जरूरी है। द अर्थ इज नॉट द परफेक्ट स्फीयर, दैट्स वाई क्या होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ जो होता है पोल के पास यानी इक्वेटर के पास ग्रेटर होती है, जिसके कारण से फॉर द मोस्ट केसेज आप देखोगे क्या, यहाँ देखो कैलकुलेशन, वी कैन टेक जी बी मोर और लेस, लेस भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है। सो द नियर ऑफ द अर्थ बट फॉर ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज गिवन 9.7 यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। हम फाइंड करेंगे आपके साथ और 9.8 निकालेंगे। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि स्मॉल जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालने के लिए ऑब्जेक्ट का मास का कोई रोल नहीं होता है। तो आपको आंसर मिल गया है और किसी को आप इस चीज़ को प्रूव करके दिखा सकते हैं। अगर ये बोले कि भाई देख एक जो है ना 1 kg का ऑब्जेक्ट है और एक जो है 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस पेन को लेता हूँ और मैं यहाँ से अगर इसको पुट करता हूँ इस दोनों जगह से, तो आप कहोगे सर ये तो बाद में पहुंचा, क्योंकि ये पेपर है और पेपर को क्या हो रहा है, फ्रिक्शन मिल रहा है एयर का, एयर इसको रोक रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट को लोगे ना, जैसे कि मान लो ये वाला चीज़ है, ये यहाँ से पेन है, अब एक ढक्कन इसका अलग ले लो और इस दोनों को अगर एक जगह से आप अपने छोड़ते हो ना यहाँ पे,
तो दोनों सेम जगह पे गिरेगा, आप करके देख लेना। अब इसका आंसर ऐसे मत देना कि हाँ यार गिरता है, अब गिरता होगा ऐसा क्या हो, लेकिन आपको अपने उसको प्रूफ करके दिखाना है ना। आप 9th क्लास में उसको बोलना है कि देख फोर्स बराबर m इंटू जी होता है, और फोर्स जो है ना यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स बराबर जी एम एम बाई डी स्क्वायर होता है। m से m कट कर देना दोनों को बराबर रख के, g बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर रख देना। रेडियस चूंकि हर जगह चेंज होता रहता है, इसलिए जब क्वेश्चन पूछे कि ऑब्जेक्ट का मास या ऑब्जेक्ट का वेट जो है ना इस जगह पे इतना है, तो इक्वेटर पर पोल पे डिफरेंस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्यों होता है तो आपको उसका आंसर देना है, क्योंकि रेडियस जो है चेंज हो जाता है। अगर रेडियस चेंज हो जाएगा, अगर रेडियस मान लीजिए चेंज हो जाएगा, तो डेफिनेटली है कि उसके कैपिटल जी की वैल्यू स्मॉल जी की वैल्यू में चेंज हो जाएगा, राइट। तो अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आप देखिए, ये है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। तो अभी जी का हमने फॉर्मूला निकाला था कि जी का जो फॉर्मूला होता है वो कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। मतलब मास ऑफ अर्थ आपको डालना है जिसके भी ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन निकाल रहे हो। तो हम अभी अर्थ पे अर्थ का निकालते हैं। तो अर्थ का जो हमारे पास मास है वो 6.7 10 का पावर माइनस 11 नहीं है, ये कैपिटल जी की वैल्यू है। जो याद करना है 6.673 था, जिसको डायरेक्ट 6.7 रख दिया गया है, और 6 × 10 का पावर 24 kg रख दिया गया है। ठीक है, ये लगभग मेरे ख्याल से कहीं कहीं पे 5.98 कुछ करके दिया होगा, लेकिन 6 के आसपास रख के 10 का 24 रख दिया है। ठीक है ना। और नीचे जो वैल्यू है 6.4 10 का पावर 6, ये रेडियस है अर्थ का, इसके स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद आप इसकी वैल्यू जब निकालोगे ना तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको करना क्या है ये देखना है। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम ऐसे करते हैं कि इसको हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं इस पूरे वैल्यूज़ को, ठीक है, और देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने कॉपी किया, कॉपी ऐसे, ये लीजिए, हमने इसको यहाँ से ये वैल्यू को कॉपी करते हैं ताकि वैल्यू हमें मिल जाए। ये चलिए, अब ये वैल्यू देखो, यहाँ पे हमारे पास 6.67 है। हमने क्या करना है, सिंपल हम इन सभी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे अभी देखिए कैसे निकालते हैं। अगर हम 6.67 को यहाँ रखें, इंटू 6 को यहाँ रख दे, और नीचे 6.4 को 2 बार रख दे, ये वैल्यू निकाल दिया। 10 का पावर -11 है, और यहाँ पे है प्लस 10 का पावर 24। तो मैंने 10 को अलग कर दिया, और नीचे वाला 6 2 जा 12, सो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब सॉल्व अगर करेंगे तो 24 में से 12 गया तो 12 में से फिर 11 गया तो 1 आ गया, 10 का पावर 1 आया आपके पास। तो हम वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए आराम से। देखो कैसे सॉल्व होगा। 6.7, अगर 6.7 की बात हम करते हैं तो यहाँ पे आ गया 6.7 इंटू में 6 अपॉन में 6.4 इंटू 6.4 और इंटू में 10 बच गया। अब देखो एक डेसिमल यहाँ से है, इसको हटा दिया इस डेसिमल से, एक डेसिमल बचा तो इस डेसिमल को हटाने के लिए एक जीरो और लगा दिया। मेरे पास जो वैल्यू आया वो 67 इंटू 6, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 7 42 के 2, 4 6 36 40, 402 एंड नीचे है 64, इसका ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 64 इंटू 64, 4 चौका 16 के 6, 1 6 चौक 24 1 25, 6 चौक 24 के 4, 2 6 36 और 2 38। ये कर लीजिए आप। 6 5 4 9, 8 10 के 0, हाथ में 1 3 1 4, 4096। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्या, कैसे, तो देखो हमारे पास ऊपर वैल्यू है 402, हमने ले लिया 402, और नीचे है 4096, इंटू में ऊपर 100 जीरो है 2 बारी। तो हमारे पास डिवाइड करने के लिए क्या आया, 402 और 2 जीरो यहाँ डाल दिए, वैल्यू हमारे पास आ गया 4096। अब देखो 4096 में अगर 9 4 जा 36 होता है, मतलब 9 से अगर हम करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 9 से। 9 चौक 54 के 4, 5 9 में 81, 5 86 के 6 8 और 9 चौक 36, 36864, 36864। 10 में से 4 गया 6, यहाँ हो गया
9 में से 6 गया 3, 1 1, 11 में से 8 गया 3, अब ये बच गया 9, 9 में 6 गया 3, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास 9 आ गया। अब नहीं लगेगा डिवाइड, 4096 नहीं लगेगा, डेसिमल डालो 0। अब देखो 9 से तो ये आया है, इसका मतलब 8 से ट्राई करके देखते हैं 4096 में 8 से क्या लगता है। 8 से 48 के 8 हाथ में 4, 9 टे 72, 4 76 के 6 हाथ में 7 और 8 चौक 32, 32768, 32768 ये वैल्यू आपके पास आया है। आराम से लग रहा है डिवाइड, 10 में से 8 गया 2, 15 में से 6 गया 9, 12 में से 7 गया 5, ये दोनों कट गए। अब आपको पता है इसके आगे कोई ना कोई वैल्यू आता रहेगा, अगर डेसिमल डालेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग करके कुछ वैल्यू आएगा। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, 0 पॉइंट नहीं, लगभग 1 करके आएगा, क्योंकि अगर हम एक डेसिमल डालते हैं तो ये 1 आएगा। तो 9.8 लगभग अप्रोक्स आपके पास वैल्यू आ गया। और आप आंसर ही याद कर लो भैया, आपके पास आंसर याद होना चाहिए। अगर वैल्यू क्वेश्चन में पूछ देता तो इतने के लिए क्या जी की तो वैल्यू बोलेगा, कोई वैल्यू तो चेंज होगा नहीं। तो उस केस में आपको स्मॉल जी की वैल्यू करने के लिए gm/r² याद कर लो। जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10 का पावर -11 होता है, और मास जो होता है मल्टीप्लाई करके 6 इंटू 10 का पावर 24 होता है, और नीचे में 6.4 इंटू 10 का पावर 6 का पावर 2 है। ये वैल्यू याद कर लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आता है, पहले 6.7 इंटू 6 करके इंटू 10 का पावर -11 प्लस 24 -12 करके, और नीचे में 6.4 इंटू 6.4 कर दीजिए, है ना। अब याद कर लेना, नीचे 402 और ऊपर 4096, ये बस ऊपर 00 डाल दीजिए और पॉइंट करके रख दीजिए, हो गया। डिवाइड दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको डिवाइड दिखाने का। अगर आप 3 4 5 बार 6 बार कर लीजिए, 4 5 बार तो याद हो गया था। जो कैलकुलेशन आपका फिक्स है, अर्थ के जगह पे मून तो देगा नहीं, जब देगा तो देख लेंगे, है ना। लेकिन जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू अगर यहाँ फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो यही का वैल्यू देगा। समझ में आ गया बात? बिल्कुल सर आ गया, बिल्कुल आ गया सर। तो जब समझ में आ गया तो आगे हम देखते हैं। ये टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी था, 9.8 हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। एसआई यूनिट की बात जहाँ तक होती है, मास है तो इसलिए केजी आएगा, है ना। और r² रेडियस हो गया। तो यहाँ पे देखो जी की वैल्यू जो था वो कट कुटा के केजी के साथ हट गया, मीटर स्क्वायर तो न्यूटन, है ना। यहाँ पे देख लो 2 बार मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर भी खत्म हो गया। केजी का पावर 2 था, 1 केजी खत्म। तो यहाँ पे जी की वैल्यू मीटर पर, एक्सीलरेशन का ही होता है यार, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर याद कर लो। अब हमारे को जो पढ़ना है वो है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। मतलब हमें मोशन पढ़ना है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि इसके बाद का जो भी पॉइंट्स है वो मोशन के चैप्टर से एकदम मिलता जुलता है। बट मोशन में क्या था, अर्थ पे हम चल रहे थे, और जब हम अर्थ पे चलते हैं तो हमारे पास वहाँ पे एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है, एक्सेलरेशन लगता है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है फेंकेंगे तब भी उसमें 9.8 लगेगा, नीचे गिरेंगे तब भी 9.8 लगेगा, और जितना ऊपर जाएगा जितना टाइम लगेगा वहाँ से आने में उस जगह पे उतनी टाइम आपको लगता है, जाने का और आने का टाइम। समझ गए बात को? तो क्यों नहीं हम इस फॉर्मूला को देख ले जो हमने मोशन में पढ़ा था। तो आपने मोशन में क्या पढ़ा था फॉर्मूला, वो जरा सा देख लीजिए। मोशन में 3 फॉर्मूला पढ़ा था, जिसको बोलते हैं v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ac। हाँ जी सर याद आ गया, बिल्कुल सर यही पढ़ा था, यही पढ़ा था। ये बात आपके दिमाग में चल रहा होगा। क्या आपने पढ़ा था यही? एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ा नहीं था कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम v माइनस यू अपॉन में टी पढ़ा था, ए बराबर, यस वही फॉर्मूला ना है ये, यही तो फॉर्मूला v माइनस यू बराबर अपॉन में टी करके एक्सेलेरेशन था, यस सर। तो यही तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये बन गया था। और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपने प्रूफ करा था, और वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s ये भी हमें पता है। अब ये 3 फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा, और वो जो फॉर्मूला बनेगा जहाँ भी a है, जहाँ भी a है, मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ भी a है उस a के जगह g रख दो। कहीं कहीं पे g की वैल्यू 9.8 लिखना होगा जब क्वेश्चन में दिए हुए हैं,
नहीं जी की वैल्यू 10 दिया है तो आपको 10 डालना है, कटिंग के चक्कर में वो दे देता है। तो जो न्यू फॉर्मूला इस तीनों का जो बना उसको ज़रा हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। कैसे देखेंगे ज़रा देखो। तो अगर हमारे पास नया जो फॉर्मूला बना वो बना ये वाला, देखो इसको हम ले लेते हैं यहाँ से भैया, कॉपी चलते हैं वहाँ। अब इस जगह पे देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को हम देखते हुए अब इसको सॉल्व करने का क्वेश्चन इसके बराबर में क्या, तो मैं कहूँगा कि सर v बराबर हो जाएगा u प्लस जी टी। आप बोलो जी सर, ये कब होगा? जब किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन के अपोजिट या ग्रेविटेशन के एलोंग फेंका जाता है या गिरता है तो उस जगह पे आपको ये फॉर्मूला लगाना है। आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना है s बराबर, s है इसका मतलब यहाँ पे ज़मीन पे डिस्टेंस की बात की जा रही है, मतलब ज़मीन पे हम दौड़ेंगे जाएंगे वहाँ की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर कितना जाएंगे और ऊपर से कितना आएंगे उसकी बात होगी। तो s के जगह पे आपको अब h की बात करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। ये हमारे पास नया फॉर्मूला बन गया। और जो थर्ड फॉर्मूला है वो बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। तो जो न्यू फॉर्मूला हमारा बना ये बन गया। मतलब ये तब यूज होगा जब हमें न्यूमेरिकली, है ना, न्यूमेरिकली जब अर्थ के एलोंग ऊपर फेंका जाए या नीचे आए। इसीलिए इस टॉपिक्स का नाम, इस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, इसी के बगल में लिख लो, एनसीईआरटी में जगह छोड़ा गया है वहाँ पे आप लिख लो, आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इस चीज़ का। मतलब इस जगह पे लिख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे आपको लिख लेना है क्या, तो v बराबर u प्लस जी टी, यहाँ पर लिख लीजिए h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्वेश्चन देखिएगा कितना अच्छा से इस पे होगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला को आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए। लिखने के बाद ज़रा हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल में, 3-4 न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल आप करेंगे। फिर इसके बाद जो नया टॉपिक आ जाएगा वो मास एंड वेट का है। लेकिन इस टॉपिक्स तक का जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो आपके रिलेटेड होंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में पहले सॉल्व करेंगे, देन इसके आगे के टॉपिक्स में एंटर करेंगे, ठीक है। या हो सकता है कि मास और वेट को फिनिश करके जो लिक्विड वाला पार्ट है उसको बाद में कवर अप करें, ठीक है। तो या तो इस चीज़ को देखते हुए, मतलब ये न्यूमेरिकल तो हम सॉल्व करेंगे ही, मास और वेट में डिफरेंस है और इसके बाद 1/6 है, तो एक टॉपिक्स यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, सो हम यहाँ तक का क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाद इसमें न्यूमेरिकल पार्ट्स बनेंगे, फिर देखते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी तक हमारे जो फॉर्मूला याद हुए हैं वो आपने क्या किया है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन लॉ, यूनिवर्सल लॉ का, दूसरा फ्री फॉल के बारे में समझा कैसे, फिर जी की वैल्यू हमने निकाला, और आफ्टर जी की वैल्यू हमने निकालने के बाद जो मोशन वाला 3 फार्मूला था, जिस फार्मूला को हमने पढ़ा, सिर्फ ए के जगह पे स्मॉल जी डाल देने हैं और एस के जगह पे एच डाल देने हैं। ये बातें आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लगे रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन आपका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा।